गरीब दर्जी ननंद के घर आई दो अमीर भाभियां। माँ के गुजर जाने के बाद जानवी सारा दिन उदास अपने कमरे में ही रहने लगी। ना वो किसी से बात करती थी, ना कमरे से बाहर निकलती थी। ये देखकर जानवी के दोनों भाई अजय, राहुल और दो भाभियां कोमल, पायल परेशान हो चुके थे। एक दिन रात में माँ के जाने के बाद आज जानवी कितनी टूट चुकी है ना वो किसी से बात कर रही है, ना कमरे से बाहर निकल रही है। हम जानवी बहन की शादी करवा देते हैं ना। हम तो रात को अपने अपने कमरों में सो जाते हैं, पर जानवी बहन तो अकेली रहती हैं और अकेलापन ही उन्हें बार बार माँ जी की याद दिलाई जा रहा है। अगर जानवी बहन की शादी हो गई तो वो अपने पति और ससुराल में व्यस्त हो जाएंगी और फिर उनका ध्यान माँ जी की यादों से हट जाएगा। रोहन, अजय उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। वो अपनी बहन और पत्नियों के साथ अपने बड़े से घर में रहते हैं। अपनी बहन की उदासी देखकर कुछ दिन बाद ही दोनों भाई जानवी की शादी उसी गांव में एक रोहन नाम के लड़के से करवा देते हैं। रोहन के परिवार में उसके माता पिता सुजाता, हरिया थे। रोहन उसी गांव में एक कारखाने में काम करता है। शादी के दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह रोहन एक ऑटो में बैठकर कारखाने अपने काम पर जाने लगता है। तभी अचानक उस ऑटो के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें रोहन की एक टांग कट जाती है। जब ये बात सुजाता, हरिया, जानवी को पता चलती है तो वो बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद अब रोहन घर में अपाहिज, बेरोजगार होकर बैठ चुका था। रात का समय। माँ जी, घर में राशन और गैस दोनों खत्म हो चुके हैं। अब कैसे राशन लाएंगे हम? हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है और अब तो रोहन भी जीवन भर के लिए घर में बेरोजगार बनकर बैठ चुका है। सुजाता, मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाता हूँ। आपसे कहाँ इस उम्र में काम होगा। तभी सब भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन जानवी को घर में एक पुरानी सिलाई मशीन दिखाई देती है। सिलाई मशीन? मैं तो कपड़े सिलाई का काम जानती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इस मशीन पर गांव वालों के कपड़े सिलाई का काम करती हूँ। मेरे काम करने से घर में पैसे तो आएंगे। जानवी गांव में आकर सबको अपनी सिलाई काम के बारे में बताती है। शाम का समय। जानवी अपने हाथों से घर के आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाती है और जंगल से कई सारी लकड़ियां तोड़ कर लाती है। तभी थोड़े समय बाद गांव की दो महिला मीनाक्षी, दामिनी जानवी के घर आते हैं। जानवी बहू, सुना है तो कपड़े सिलाई का काम कर रही है। हम अपने ये 4 ब्लाउज सिलवाने लाए हैं, सी दोगी तुम ये? जी काकी जी, जरूर सी दूंगी। अच्छा, तो ये रहे हमारे कपड़े, इनसे हमारा नाप भी ले लो और ये थोड़े पैसे एडवांस है, बाकी पूरे पैसे कपड़े सिलाई के बाद दे देंगे हम। दोनों जानवी को अपने कपड़े और 300 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। देखिए माँ जी, पहले ही दिन मुझे कितना काम मिल गया। मैं इन पैसों से राशन ले आती हूँ। खामखा कपड़े बिगड़ गए तो ये डबल के पैसे वसूल करेंगे हमसे। नहीं माँ जी, नहीं बिगड़ेंगे कपड़े। जानवी उन पैसों से थोड़ा राशन लाती है और बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। थोड़े समय बाद सब खाना खा रहे थे। रात का समय। तभी जानवी घर में आधी रात तक मशीन पर कपड़े सीती है। इसी तरह कई दिनों तक यही चलता रहा। जानवी के पास रोज के कई सारे कपड़े सिलाई के लिए आने लगे और जानवी कपड़े सीने के साथ साथ घर में खाना बनाना, सफाई करना, ये सब भी करने लगी। जानवी की सिलाई की कमाई से उसके ससुराल की गरीबी अब थोड़ी दूर हो चुकी थी। एक दिन जानवी की अमीर भाभियां कोमल, पायल जानवी के ससुराल आती हैं। तो जब जानवी के संघर्ष और उसके ससुराल की परिस्थिति के बारे में वो सुनते हैं तो दोनों बहुत उदास हो जाती हैं। जानवी बहन, आप इतने परेशान हो और आपने हमें बताया भी नहीं। भाभी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर अब कोई परेशानी नहीं है। अब मेरा सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा है। तभी पायल 50,000 रुपये अपने पर्स से निकालकर जानवी को दे देती है। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रख लीजिए जानवी बहन, आपके काम आएंगे। नहीं भाभी, अगर आज मैंने आपसे ये पैसे ले लिए तो मेरी काम करने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मैं मेहनत करके अपने ससुराल की परेशानी दूर करना चाहती हूँ। तभी थोड़े समय बाद कोमल, पायल वहाँ से चले जाते हैं। क्या जरूरत थी इतनी महानता दिखाने की? जब तुम्हारी भाभियां सामने से इतने पैसे दे रही थी तो रख लेना था वो पैसों को। माँ जी, वो मैं। चुप कर। अपने ससुराल की इतनी परेशानी देख रही है, फिर भी तुझे अपने मायके की ही चिंता है। सच कहते हैं लोग, बहू कभी अपने ससुराल की हो ही नहीं सकती। तभी सुजाता अपने कमरे में चली जाती है और कई सारे कपड़े एक पोटली में लेकर आती है। सुन ओए जानवी बहू, ये मैंने सारे गंदे कपड़े हैं। अभी इसी समय दरिया पर जा और ये कपड़े धोकर आ। पर माँ जी, कपड़े तो मैं घर में ही धोती हूँ ना। घर का पानी खत्म हो गया तो जितना कहा है उतना सुन। जानवी कपड़ों की पोटली लेकर घर से चली जाती है। माँ, जब घर में पानी है तो आपने क्यों भेजा जानवी को दरिया पर? इस जानवी को सबक सिखाने के लिए।
बड़ी चिंता है ना इसे अपने मायके के पैसों की। अब देख मैं इसका क्या हल करती हूँ। सुजाता, क्यों बहू को परेशान कर रही हो? तो क्या उसकी आरती उतारूं? एक तो हम इस जानवी को इस घर में रहने दे रहे हैं, इसे खाने दे रहे हैं, और इसे यहाँ के बजाय अपने मायके की चिंता है। इधर जानवी करीब 3 घंटे तक दरिया में कपड़े धोती रहती है। थोड़े समय बाद वो कपड़े लेकर घर आती है और मशीन पर कपड़े सिलाई करने बैठ जाती है। तभी सुजाता उसके पास आती है। जानवी बहू, टंकी में पानी खत्म हो चुका है, जाकर अपने गांव के बाहर वाले कुएं से पानी ले आ। पर माँ जी, हम तो पास वाली टंकी के नल से पानी भरते हैं ना। नहीं, उस टंकी में बहुत गंदा रहता है। गांव के बाहर जो कुआं है उसमें मीठा और साफ पानी रहता है, जा वहीं से ले आ पानी। जानवी 2 घड़े और बाल्टी लेकर गांव के बाहर एक कुएं पर आती है और वहां से पानी लेने लगती है। इसी तरह सुजाता जानबूझकर जानवी से रोज रोज घर के काम करवाने लगी। जानवी सारा दिन घर के काम करती और रात भर लोगों के कपड़े सीने लगी। इन सब में जानवी एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसे काफी तेज बुखार आ जाता है। जानवी अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी सुजाता वहां आती है। यहाँ महारानी की तरह क्या पड़ी हुई है, चल जाकर कुएं से पानी ले आ। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ये नौटंकी मेरे सामने मत कर, चल उठ और पानी ला कुएं से। जानवी जैसे तैसे उठती है और गांव के बाहर कुएं पर आती है और वहां से 2 घड़े पानी और अपने सर पर लाने लगती है। वो जैसे ही घर के पास आती है तभी वहां उसके दोनों भाई और दोनों भाभी आ जाते हैं। उतने में जानवी को बुखार की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसके भाई और भाभियां उसके पास आते हैं। तभी सुजाता हरिया भी वहां आते हैं। जानवी, क्या हो गया तुझे? जानवी का शरीर तो बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है। ये इतनी बीमार होने के बाद भी अपने सिर पर पानी ला रही थी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी बीमार होने पर भी आप जानवी बहन से इतने कठिन काम करवा रहे हो। मर तो नहीं गई ना ये, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जानवी इस घर की बहू है, इस नाते इसे घर के काम करने ही पड़ेंगे। ये सुनकर चारों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या तरीका है बात करने का? आप लोगों को जानवी की कुछ परवाह है या नहीं? हमारी ननंद को इतनी तकलीफ देते हुए आपको शर्म नहीं आई? जानवी बहन रात दिन सिलाई का काम करके आप लोगों का पेट भर रही हैं और आप उन पर इतना जुल्म कर रहे हो। तभी कोमल और सब जानवी को लेकर अपने घर चले आते हैं, जिसके बाद जानवी के भाई जानवी का एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। इधर जानवी के ससुराल वालों की भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। रात का समय। अच्छा भला जानवी बहू सिलाई काम करके इस घर का गुजारा चला रही थी, अब तो वो भी यहाँ नहीं है। अब तू ही बाहर जाकर मजदूरी करके पैसे कमा सुजाता, क्योंकि तूने ही जानवी बहू को सताकर इस घर से भेजा है। माँ, जानवी के रहते हमें एक दिन भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। वो सिलाई काम करके हमारा गुजारा चला लेती थी। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है और आपने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। सही कहते हो तुम दोनों, मैंने जानवी बहू के साथ बहुत गलत किया। वो बेचारी तो हमारे लिए ही इतना संघर्ष कर रही थी। आज उसके जाने के बाद हमें उसके संघर्ष का एहसास हो रहा है। सुजाता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो सबके साथ जानवी के मायके आती है और जानवी से रो रो कर माफी मांगती है और वचन देती है कि वो आज के बाद कभी जानवी को नहीं सताएगी। ये सुनकर जानवी भी सुजाता को माफ कर देती है। तभी जानवी के भाई जानवी को अपने पैसों से एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान खोल कर देते हैं, जिसमें जानवी कपड़े सिलाई के साथ साथ कपड़े बेचने का भी काम करने लगती है और अपने ससुराल वालों के साथ एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगती है। हिमानी अपनी 2 बेटियों सपना और भावना के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद हिमानी उसी गांव में लोगों के घर जाकर सफाई और कपड़े धोने का काम करने लगी और अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। भावना सपना अब जवान हो चुके थे। एक दिन की बात है। बेटियों, मैं दामिनी बहन के घर काम करने जा रही हूँ। माँ, मैं और दीदी आज रिया के साथ शहर जा रहे हैं। क्यों बेटा? वहाँ शहर में एक कारखाना है। वहाँ का मालिक रिया को रोज बारीक लकड़ी की चटाई बनाने का काम देता है और रिया घर बैठे उन लकड़ियों से चटाई बनाकर पैसा कमाती है। तो हम सोच रहे थे कि हम दोनों बहनें भी उस कारखाने के लिए घर में चटाई बनाने का काम करते हैं। अगर घर बैठे काम करना है तो ठीक है, जाओ होकर आ जाओ शहर। हिमानी रोज की तरह गांव के एक घर में सफाई करने और बर्तन धोने चली जाती है। इधर सपना और भावना अपनी सहेली रिया के साथ शहर में चटाई बनाने के कारखाने में काम मांगने आती है। तभी कारखाने का मालिक भावना सपना को भी चटाई बनाने का ऑर्डर दे देता है। दोनों बहनें अपने घर आती हैं
और जैसे रिया ने उन्हें बताया था वैसे ही वो दोनों बारीक लकड़ियों से चटाई बनाने लगती हैं। दीदी, हमारे ये काम करने से माँ के ऊपर से खर्च का थोड़ा बोझ तो कम होगा। हाँ भावना, सही कहा तुमने। हिमानी बेहद गरीब थी। वो लोगों के घर सारा दिन काम करने के बाद केवल 100 रुपए ही कमा पाती थी। अब दोनों माँ बेटी मिलकर काम करने लगते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन हिमानी रिश्ते लगाने वाले शामू को अपने घर बुलाती है और उसे अपनी बेटियों की शादी के लिए लड़के देखने को कहती है। रिश्ते तो हैं, अपने गांव के कुलदीप भाई के 2 बेटे हैं। आप कहो तो उनसे आपकी बेटियों की शादी की बात चलाऊं? अगर लड़के और परिवार वाले अच्छे हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं। रात के समय शामू उसी गांव में एक कुलदीप और उसके परिवार को लेकर हिमानी के घर आता है। कुलदीप के साथ उसकी पत्नी उर्मिला और 2 बेटे रमेश और सुरेश थे। दोनों परिवार में बातचीत होने लगती है। मेरे दोनों बेटे इसी गांव की कंपनी में नौकरी करते हैं। सारी बात ठीक लगने पर हिमानी 2 दिन बाद ही अपना घर गिरवी रखकर सपना और भावना की शादी रमेश और सुरेश से करवा देती है। शादी की पहली रात सपना भावना अपने ससुराल में अपने कमरों में थी। अरे निकम्मो, अब तो कोई काम करो। कब तक अपने बूढ़े माता पिता पर बोझ बनकर बैठे रहोगे? यहाँ हमें झूठ बोलकर तुम्हारी शादी भावना सपना से करवानी पड़ी कि तुम दोनों एक कंपनी में नौकरी करते हो। मैं झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो क्या कहती? मेरे निकम्मे नालायक बेटे एक नंबर के बेरोजगार है और अपने पिता की पेंशन पर जीकर रात दिन शराब पीते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। अरे तुम दोनों से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं था। हाँ रमेश सुरेश, अब शादी हो गई है ना, तो कोई काम करके पैसा कमाओ और ये शराब और जुआ खेलना छोड़ दो। अब ये बात भावना सपना को नहीं पता थी कि उनके पति कैसे हैं, क्योंकि उर्मिला ने उनसे झूठ कहा था। तभी दोनों भाई घर के बाहर बैठकर शराब पीने लगते हैं। अरे सुरेश, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है यार, अब कल जुआ कैसे खेलेंगे हम? हमारी पत्नियों ने अपने मायके से जो सोने के जेवरात लेकर आए हैं, हम उससे बेचकर जुआ खेलेंगे, क्या बोलते हो? दोनों भाई नशे में लड़खड़ाते हुए अपने अपने कमरे में आते हैं। अपने पतियों की ऐसी हालत देखकर सपना और भावना के होश उड़ जाते हैं। तभी दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। दोनों लोग अलमारी में सोने के जेवरात देखने लगते हैं। जी, क्या देख रहे हो आप अलमारी में? और ये क्या, आपने शराब पी है? तभी रमेश के हाथ में सपना का सोने का नेकलेस लग जाता है। अब इस हार को बेचकर मैं जमकर जुआ खेलूंगा। क्या, जुआ? अरे आप ये हार कहाँ ले जा रहे हो? दीजिए ये हार मुझे, ये मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से बनाया है। अरे हट! रमेश सपना को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। मुझे रोकेगी तू? मुझे अभी मैं तुझे मजा जगाता हूँ। तभी रमेश अपने बेल्ट से सपना को बेरहमी से पीटने लगता है। सपना दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर सुरेश भी भावना को बेरहमी से पीट रहा था। थोड़े समय बाद ही दोनों भाई वो नेकलेस लेकर घर से चले जाते हैं। माँ जी ने हमें झूठ कहा था कि हमारे पति कंपनी में काम करते हैं। इन लोगों ने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। इधर भावना का भी यही हाल था। जैसे तैसे सवेरा हो जाता है। तभी दोनों बहनें एक दूसरे को सारी बातें बताती है। दीदी, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलिए ना हम माँ के पास चलते हैं। नहीं भावना, हम माँ पर और बोझ नहीं बन सकते। माँ ने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। इन लोगों ने हमारी गरीबी का फायदा उठाकर ऐसे शराबी और बेरोजगार इंसानों से हमारी शादी करवाकर इन्होंने हमारा नसीब फोड़ दिया। बहन, हम मजबूर हैं अपनी माँ के लिए। अगर हमें अंगार पर भी चलना पड़े तो हम चलेंगे। अपनी माँ की खातिर सपना और भावना कल रात की बात किसी को भी नहीं बताते और अपने ससुराल में काम करने लगते हैं। रात का समय होता है। वाह, कितनी संस्कारी है मेरी दोनों बहुएं। कितने अच्छे से ये घर का काम करती हैं। बहुओं, जाओ अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। दोनों बहनें अपने कमरे में जाने लगती हैं। भावना, माँ जी हमारे काम से कितनी खुश है। जैसे हमने माँ जी का दिल जीता है, ऐसे ही हम अपने पतियों का भी दिल जीतेंगे। उसके बाद फिर से दोनों के पति शराब पीकर घर आते हैं और अपनी पत्नियों की एक एक चीज लेकर उन्हें खूब मारते हैं।
कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। दोनों बहनें चुपचाप अपने पतियों का जुल्म सह रही होती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश सुरेश ने जुआ और शराब के लिए अपनी पत्नियों का सारा सामान बेच दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नियों के कपड़े तक बेच दिए थे। एक दिन सपना भावना फटे पुराने कपड़े पहने अपने मायके आती हैं। सपना भावना, बेटा तुम दोनों ये फटे कपड़ों में, सब ठीक है ना बेटियों? कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर अत्याचार तो नहीं कर रहे? अरे नहीं माँ, वो हम रिक्शा से आए हैं ना, तो हमारे कपड़े थोड़े फट गए। भला हमारे ससुराल वाले हम पर जुल्म क्यों करेंगे? बल्कि हम तो वहां बहुत खुश हैं। चलिए तो अच्छी बात है। माँ, आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं बल्कि बहुत परेशान है। हमारे पति हमें बहुत मार रहे हैं माँ। हमारे ससुराल वालों ने हमसे झूठ कहकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम सच बोलकर आपको परेशान नहीं करना चाहते। थोड़े समय बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक रात हिमानी बिना बताए अपनी बेटियों के ससुराल चली आती है, जहां रमेश और सुरेश नशे में सपना और भावना को मार रहे होते हैं। ये सब क्या है? क्यों मार रहे हो मेरी बेटियों को? अपनी मां को देखकर सपना और भावना खूब रोने लगती है। तभी वो हिमानी को अपने ससुराल के झूठ और अपने पतियों के जुल्म के बारे में सारी बातें रो रो कर बताती है। ये सुनकर हिमानी उर्मिला कुलदीप को खूब खरी खोटी सुनाती है। आपने हमसे झूठ बोलकर मेरी बेटियों की शादी अपने निकम्मे शराबी जुआरी बेटों से करवा दी। मेरी बेटियों का जीवन बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। तभी हिमानी अपनी दोनों बेटियों को वहां से लेकर चली जाती है। अरे नालायको, इतनी अच्छी संस्कारी लड़कियों से शादी हुई थी तुम्हारी, पर आज तुम्हारी हरकतों की वजह से वो भी तुम्हारे जीवन से चली गई। कुलदीप उर्मिला रमेश और सुरेश को खूब सारी खरी खोटी सुनाती है। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला घर के काम करते करते फर्श पर गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। 2 दिन बाद रमेश, सुरेश, अब तुम दोनों को ही घर का सारा काम करना होगा। फिर क्या था, रमेश और सुरेश दोनों भाई घर में खूब साफ सफाई करना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब काम करने लगते हैं। शाम का समय होता है। अरे भाई सुरेश, ये घर के काम तो हमसे हो नहीं रहे हैं। रमेश भाई, हमारी पत्नियां घर का सारा काम भी कर देती थी और इतनी मार खाने के बाद भी हमारा कितना ख्याल रखती थी। हाँ सुरेश, लगता है हमने अपनी पत्नियों पर जुल्म करके अच्छा नहीं किया। हमें अपनी पत्नियों के पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें वापस लेकर आना चाहिए। हमारी पत्नियां हम जैसे शराबी निकम्मे इंसानों के पास दोबारा नहीं आएंगी। हम उनके कदमों में गिर जाएंगे और शराब जुआ ये सब छोड़कर कोई काम करके पैसे कमाएंगे। दोनों भाई अपने माता पिता के साथ हिमानी के घर जाकर हिमानी और उसकी बेटियों से माफी मांगते हैं। सपना, हम आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलेंगे, न कभी शराब पिएंगे, और अब से हम काम करके पैसा भी कमाएंगे। हमारे साथ चलो न सपना। दोनों के लाख माफी मांगने पर, मिन्नतें करने पर हिमानी अपनी बेटियों को उनके ससुराल भेज देती है। जिसके बाद रमेश और सुरेश शराब जुआ छोड़कर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगते हैं और अच्छे इंसान बनकर अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।